हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं। आज सेट नंबर 41 करने जा रहे हैं। इससे पहले 40 सेट हम लोग कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने ये क्लासेस नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप लोगों को। ये क्लासेस भी देख लीजिएगा जाके, इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी। आज की क्लास में हम कर रहे हैं सेट पेपर, जिसमें कि आप लोगों को 150 क्वेश्चंस मिलेंगे। मे बी आज की क्लास में सारे क्वेश्चंस ना हो पाएँ तो हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो क्लास पसंद आएगी तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और स्टडी ग्रुप्स में, ठीक है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उन क्षेत्रों का जो कीड़ानाशकों, तेल और विलायकों के द्वारा प्रदूषित हो गए हैं, उपचार करने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है। तो जब इस प्रकार के किसी क्षेत्र का कुछ उपचार किया जाता है तो उसे जैविक उपचार या बायो रेमिडिएशन कहा जाता है, ठीक है। बायो रेमिडिएशन इसलिए कैसे होता है, जैविक क्रिया के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैविक उपचार। जैविक उपचार होता क्या है, जब जल निकाय होता है वहाँ पर शैवाल की अत्यधिक वृद्धि होती है, और ये तब होता है जब अत्यधिक मात्रा में जो पोषक तत्व होते हैं जल निकाय में प्रवाहित होते हैं, और ये पोषक तत्व शैवाल जो होते हैं उनकी वृद्धि में सहायता करते हैं, ठीक है। और ये पोषक तत्व क्या होते हैं, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो जो सीवेज होता है, कृषि अपशिष्ट होता है, उर्वरक इत्यादि, ये सब पोषक तत्व मुख्य रूप से शामिल होते हैं जो कि जल में घुल जाते हैं और शैवाल अत्यधिक मात्रा में वहाँ पर प्रस्फुटित हो जाते हैं, ठीक है, उग जाते हैं। तो ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। आएंगे हम अगले क्वेश्चन पर। इससे पहले ये बात भी समझ लीजिए कि इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इस प्रक्रिया को सुपोषण कहते हैं। जब शैवालों की किसी भी जल निकाय में अत्यधिक वृद्धि होती है तो उसे सुपोषण कहते हैं। और सुपोषण से होता क्या है, सुपोषण से ये जो शैवाल होते हैं ये क्या करते हैं कि जो वहाँ पर ऑक्सीजन होती है, जल निकाय में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसको सोख लेते हैं, ठीक है, उसको यूज़ कर लेते हैं। तो जो जलीय जीव होते हैं, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो फिर वो समाप्त होने लगते हैं, इसलिए ये प्रक्रिया अच्छी नहीं मानी जाती है, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पर आपको देख भी सकते हो लिखी हुई, आप लोग इसको रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। नाइट्रीकरण क्या होता है, नाइट्रीकरण अमोनिया का नाइट्रेट में रूपांतरण होता है। अमोनिया को पहले नाइट्राइट में बदला जाता है, फिर नाइट्रेट में बदल जाती है अमोनिया, इसे ही नाइट्रीकरण कहते हैं। और ये एक विशेष प्रकार की बैक्टीरिया के द्वारा होता है। जो दाल वाली फसलें होती हैं वे नाइट्रोजन चक्र में, मतलब कि जो अमोनिया होती है, अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करती हैं, ठीक है। ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक किस अवस्था में रहता है। तो उत्प्रेरक जो होता है किसी भी अभिक्रिया के अंत में मात्रा और संरचना में अपरिवर्तित रहता है। उत्प्रेरक होता क्या है, उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी भी अभिक्रिया की दर को बढ़ाने या घटाने का काम करता है। उत्प्रेरक जो है केवल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, भाग नहीं लेता है, केवल उपस्थित रहता है, ठीक है, भाग नहीं लेता है। इसको ठीक कर लीजिएगा। और जो क्वेश्चन का आंसर है तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मात्रा और संरचना में अपरिवर्तित रहता है। उत्प्रेरक के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है, ये सारी बातें यहाँ पर लिखी भी गई हैं, आप लोग इसको रीड कर सकते हैं। और उत्प्रेरक 2 प्रकार के होते हैं, समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक। समांगी उत्प्रेरक वो होते हैं जो अभिकारक, मतलब जो पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जैसे A+B होता है, ठीक है, और ये AB हो गया, ठीक। तो बीच में मान लीजिए C है, ये उत्प्रेरक है, और ये A और B के जैसा ही है तो ये समांगी हो जाएगा। अगर इसकी अवस्था C की A और B से भिन्न होती है तो ये विषमांगी उत्प्रेरक हो जाते हैं, ठीक है। ये सारी बातें ध्यान रखिएगा उत्प्रेरकों के बारे में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति की विशेषताओं में से एक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, इसमें देखिए पहला कथन देखिएगा, भू स्थानिक उत्पादों और सेवाओं का उपयोग को बढ़ावा देना, ये भी सही बात है। भू स्थानिक डेटा से उपयोगी अंतर्दृष्टि प्राप्त करना, भारत में भू स्थानिक बुनियादी और ढांचे और क्षमताओं को मजबूत करना। तो ये तीनों ही बातें सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 4, 1, 2 और 3 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक है। तो देखिए थर्मोप्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक होता है जिसको एक बार जिस भी रूप में ढाल दिया जाता है फिर दोबारा उसे पिघलाया नहीं जा सकता है। तो थर्मोप्लास्टिक जो कहलाते हैं वो पॉलीवाइनिल क्लोराइड जो कि पीवीसी होता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉलीवाइनिल क्लोराइड से बनता क्या है, देखिए जो पाइप्स होते हैं वो बनते हैं, पाइप्स पानी वाले पाइप पीवीसी के ही बने होते हैं। थर्मोप्लास्टिक ऐसा पदार्थ होता है जो ठंडा करने पर कठोर हो जाता है, ठीक है। तो ये बातें सारी ध्यान रखिएगा थर्मोप्लास्टिक के बारे में। और हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। जैसा कि यहाँ पर बताया है कि देखिए भवन निर्माण उद्योगों में दरवाज़ा, खिड़की, पीने के पानी के लिए ट्यूबिंग जिसे कि पाइपिंग कहते हैं, और केबल इंसुलेशन के लिए इन सब का उपयोग किया जाता है, ठीक है, पीवीसी का। अगले क्वेश्चन पर आइए। यहाँ पर 2 सूचियाँ दे रखी हैं, अब सूची को हमें सही सुमेलित करना है, ठीक है। तो शैवाल से क्या हो जाएगा, शैवाल को मैच करेंगे हम। नाम एक तरफ कैटेगरी दे रखी है, दूसरी तरफ उनके एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है। तो शैवाल को एक से मैच करिए, ये हो जाएगा क्लैडीमोनास, ठीक है। क्लैडीमोनास जो है एक शैवाल होता है। जीवाणु को आप 5th से मैच करिए, ये लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है, ये इधर आ जाएगा, ठीक है, 5th यहाँ पर आएगा। लैक्टोबैसिलस क्या होती है, बैक्टीरिया होती है जो कि दूध दही में पाई जाती है, ठीक है। कवक को मैच कर दीजिए आप एस्परजिलस से, ठीक है, ये एस्परजिलस ये कवक हो जाएगा। और प्रोटोजोआ क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है अमीबा। और ओमिक्रॉन वायरस होता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ओमिक्रॉन बहुत बार आप लोगों ने न्यूज़ में सुना भी होगा, ये वायरस की कैटेगरी में आता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक तरफ आपको बहुलक दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके उपयोग दे रखे हैं। तो हमें मैच करना है कि कौन से बहुलक का क्या उपयोग है। अब देखिए पहला क्या है, पॉलीस्टाइरिन। तो पॉलीस्टाइरिन जो है ये उपयोग किया जाता है नाजुक वस्तुओं की पैकेजिंग में एक सामग्री के रूप में। तो ए को एक से मैच कर दीजिए। ये पीवीसी विद्युत तारों में बाह्य विद्युत रोधी के रूप में अभी बताया था, अभी ऊपर पीवीसी का उपयोग भी आया था पाइपिंग के लिए, ट्यूबिंग के लिए, ठीक है। बैकेलाइट विद्युत उपस्कर निर्माण करने के लिए इसका उपयोग होता है, मतलब उपकरण, उपस्कर नहीं, यहाँ पे उपकरण होना चाहिए। देखिए बैकेलाइट आप लोगों ने देखा होगा, जो स्विच होते हैं जिसे हम लोग लाइट बोर्ड में जो लगे होते हैं, ये स्विच बैकेलाइट प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, ठीक है, ये उन्हीं का एक उदाहरण है। और पॉलीएस्टर बॉटल्स और जारों के निर्माण के लिए उपयोग होते हैं। तो डी को 4 से मैच हो जाएगा। तो ये हमारी मैचिंग हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है, हमें बताना है। तो देखिए सैमुअल F.B. मॉर्स, इन्होंने टेलीग्राफ का आविष्कार किया था, तो पहला वाला भी सही है। मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। तो ये तीनों ही सही है। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। एजिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इमर्जिंग ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी की गई है। तो एजिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर ये जो है वाटर रिसोर्सेज के ऊपर एक रिपोर्ट है जो कि जारी की गई है, किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव पोषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पहला कथन देखिएगा आप लोग, सेब की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है, किसमें, केले में, ठीक है। तो ये सही है, सेब की तुलना में केला में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। सेब में एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो ऑप्शन नंबर ये मतलब जो कथन 1 है ये सही हो जाएगा। दूसरा क्या है, केले में कुछ मात्रा प्रोटीन भी होती है, तो केले में कुछ मात्रा प्रोटीन की भी पाई जाती है, तो दूसरा भी सही है। पालक में कोई प्रोटीन नहीं होता है, ये गलत है, ठीक है। पालक में आपका आयरन मेनली पाया जाता है, उसके साथ साथ कुछ मात्रा प्रोटीन की भी होती है। मटर की तुलना में आलू में प्रोटीन अधिक होता है, यहाँ पर ये उल्टी बात कह रहे हैं। आलू में आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा जबकि मटर में आपको प्रोटीन अधिक मिलेगा, ठीक है। मटर और चने की दाल भी बनती है, तो दाल में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए ये चीज़ आप लोग यहाँ से समझ भी सकते हो। तो तीसरा और चौथा गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा केवल सही है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा केवल ए और बी, ऑप्शन नंबर 1 ए और बी सही हैं, बाकी के गलत हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया है कि एक केले में कितना 34.8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है।
और जबकि सेब में क्या होता है, सेब में इसका लगभग आधा पाया जाता है, एक सेब में 15.7 ग्राम से भी कम पाया जाएगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। केले में प्रोटीन बहुत कम मात्रा में होता है और कोई वसा भी नहीं होती है, मतलब कोई फैट नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो हरा केला होता है, हरे केले में क्या होता है, वहाँ पे कार्ब्स ज़्यादा होता है और स्टार्च भी होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही केला सड़ता नहीं यहाँ पे, मतलब जैसे ही केला पकने लगता है तो क्या होता है, जो स्टार्च है ये जो चीनी, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और सुक्रोज में बदल जाता है। जो वहाँ पे स्टार्च होता है केले में, ये आपका बदल जाता है किसमें, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और सुक्रोज में, ठीक है। ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। केले में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स तो होते ही होते हैं। पालक की बात करते हैं। पालक में बताया था विटामिन ए, के दोनों ही पाए जाते हैं। इसके साथ साथ क्या, मैग्नीज, फोलेट और कुछ मात्रा में देखिए प्रोटीन भी पाया जाता है, ठीक है। विटामिन, कैल्शियम और आयरन का अच्छा स्रोत होता है, तो इसलिए ये बात भी ध्यान रखिएगा। आलू वाली बात हम ऊपर ही क्लियर कर दे चुके हैं, इसलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, कोयला गैस किसका मिश्रण है? तो कोयला गैस या कोल गैस जो है, इसमें मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन पाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 CH4 + CO + H2 ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। CH4 मीथेन और ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ये पाई जाती है कोल गैस या कोयला गैस में, ठीक है। कोल गैस बनाई कैसे जाती है? जीवाश्म ईंधन के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। इसमें 50% हाइड्रोजन, 35% मीथेन मिलेगी और कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी मिलेगी, 10% और बाकी की मात्रा में एथीन गैस भी पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके आगे आप लोग ये समझना कि ये बनती कैसे है। तो वायु की अनुपस्थिति में जो बिटुमिनस कोयला होता है, ठीक है, उसको गर्म किया जाता है भंजक आसवन के द्वारा और वहीं पर ये जो गैस है ये बनती है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? औद्योगिक क्षेत्र में अधिकतर किया जाता है और अत्यधिक ज्वलनशील गैस है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। पादप रोग, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, निम्नलिखित में से किस जीव के कारण होता है? तो ये जो रोग है, आप लोगों ने इसका नाम सुना भी होगा, लेट ब्लाइट, मतलब जो काले काले निशान पड़ जाते हैं किसमें, आलू में, ये किसके कारण होता है? तो ये फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस के कारण होता है, फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस के कारण। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये होता क्या है? तो ये फाइटोफथोरा जो होता है ये कवक होता है, ठीक है, और एक ये रोगजनक के रूप में कार्य करते हैं। ये जो पौधा होता है उसके जड़, तना और पत्तियों, इनको सबको ख़राब कर देते हैं। उसी से क्या होता है, ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इसका कारण बनता है। और जो पत्तियां होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। और टमाटर के पौधे की पत्तियां भी इसी रोग के कारण ख़राब होती हैं। तो ये सारी बातें ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रोटोजोआ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिएगा यहाँ पर कितने 3 कथन दिए हुए हैं। प्रोटोजोआ बैक्टीरिया और कवक पर पोषण प्राप्त कर सकता है, ये बिल्कुल सही बात है। जो प्रोटोजोआ होता है बैक्टीरिया और कवक से अपना पोषण प्राप्त करता है, भोजन प्राप्त कर सकता है। तो पहला सही हो जाएगा। प्रोटोजोआ अपने भोजन को पचाने के बाद नाइट्रोजन मुक्त कर देता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। प्रोटोजोआ जो है अपना भोजन जब पचा लेता है, उसका पाचन करने के बाद वहाँ से नाइट्रोजन गैस मुक्त करता है। तो पहला और दूसरा सही है, ठीक है। अगला देखिएगा, मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है, ये गलत है। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। केवल 1 और 2 हमारे सही हो जाएंगे। तो क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा 1 और 2, केवल 1 और 2 बनेगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। जीवन के अधिकार के भाग के रूप में आजीविका का अधिकार किसके तहत स्थापित किया गया था? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस हमारे पास हैं 4। मेनका गांधी बनाम भारत संघ जो कि 1978 का केस है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 का है। और ADM जबलपुर बनाम S शुक्ला 1976। जो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम 1985। ओल्गा टेलिस का जो केस है, ये सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था कि अनुच्छेद 21 के तहत जो जीवन का अधिकार दिया गया है ये व्यापक और दूरगामी है, ठीक है। जीवन का अर्थ भी वहाँ पर बताया गया था। तो जीवन का अर्थ केवल एक प्राणी मात्र का अस्तित्व ना हो करके ये एक बहुत ही बड़ा और ब्रॉड टर्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक तरफ आपको सूचियाँ दे रखी हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और उसके आगे विषय दे रखे हैं। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि इसके आगे जो विषय दे रखे हैं इनमें से सही वो हैं या नहीं है। तो संघ सूची का ही भाग होता है, संघ मतलब संघ सूची में ही आता है वायु मार्ग, बंदरगाह, बैंकिंग, जंगल, व्यापार, संघ, ये सारी बातें किस में आती हैं, संघ सूची में आती हैं। जबकि शिक्षा जो है समवर्ती सूची में आएगा। और तीसरा क्या है, समवर्ती सूची में आ रहा है शराब, कृषि और भूमि। इसमें ये जो फर्स्ट वाला है शराब, ये समवर्ती सूची का हिस्सा नहीं है। तो 2 और 3 गलत हो जाएंगे, केवल एक सही है। संघ सूची के जो भी विषय हैं ये सारे मैच कर रहे हैं। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा ये बनेगा ऑप्शन नंबर 3, केवल एक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। वे जड़ें जो पेड़ के तने से निकलती हैं और जो पेड़ को सहारा देने में मदद करती हैं क्या कहलाती हैं? तो इस प्रकार की जड़ें जो है पुष्टा जड़ें कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुष्टा जड़ें कहलाएंगी जो तने से निकलती हैं और उसको सहारा देती हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर कहाँ पर है? तो विट्ठल मंदिर जो है ये आपको मिलेगा हम्पी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हम्पी कर्नाटक में पड़ेगा। ठीक है, कर्नाटक में अवस्थित है। ये जो देवराय द्वितीय थे 1422 ईस्वी में, जिन्होंने क्या हुआ था, इनका शासनकाल 1422 से 1446 तक चला था और इन्हीं के शासनकाल के दौरान इसको बनवाया गया था विट्ठल देव मंदिर। ठीक है, विट्ठल मंदिर कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान इसके कई हिस्सों में क्या किया गया था, निर्माण भी हुआ था और इसका विस्तार हुआ था। ये किसको समर्पित है? तो ये भगवान विष्णु का विट्ठल रूप है, उनको समर्पित है। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। हम्पी की एक चीज़ और वहाँ पर इम्पॉर्टेंट है जिसको अभी यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि ये हम लोग करंट अफेयर में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जब स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार हुआ तो भूमि सुधारों में कुछ कानून लाए गए, जिसके अंतर्गत ये 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। हम देखते हैं इनमें से हमारा आंसर कौन सा बनेगा। हदबंदी कानून पारिवारिक जोत पर केंद्रित था, ना कि व्यक्तिगत जोत पर, तो ये सही नहीं है। दूसरा है, भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था। इसके बाद तीसरा देखिएगा, इसके परिणाम स्वरूप नगदी फसलों की खेती कृषि का प्रमुख रूप बन गई। भूमि सुधारों ने हदबंदी की सीमाओं को किसी भी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं दी। तो देखिए ये दूसरा कथन हमारे क्वेश्चन का सही है कि भूमि सुधार जो हुआ था, भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो भूमि का आवंटन है वो सभी भूमिहीनों को किया जाए, मुख्य रूप से उनको कृषि योग्य भूमि प्रदान की जाए। जो लोगों के पास ज़्यादा ज़मीन है वहाँ से ज़मीनें निकाल कर भूमिहीनों को प्रदान की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन भी यहीं से हुआ था। ठीक है, बाकी के गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन का सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो देखिए, पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग ये संवैधानिक निकाय है। राज्य लोक सेवा आयोग ये भी संवैधानिक निकाय है, जबकि नीति आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये संवैधानिक निकाय नहीं है। तो 3 और 4 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जिसमें 3 और 4 हमें मिलेगा हम उसको टिक करेंगे। तो केवल 3 और 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। 2 सूचियाँ दे रखी हैं यहाँ पर, एक तरफ अनुसूची है, दूसरी तरफ उसके विषय दे रखे हैं। तो 7वीं अनुसूची में क्या मिलेगा आपको? मिलेंगी 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियाँ, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो A को 3 से मैच कर दीजिए। 8वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची में क्या मिलेगा आपको? कुछ अधिनियमों का सत्यापन मिलेगा 9वीं अनुसूची में। और 10वीं अनुसूची जो कि दल बदल के आधार पर अयोग्यता के लिए बनाई गई थी, ये ऑप्शन नंबर D को 2 से मैच कर दीजिए। तो ये हो गया हमारा मैचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग की सिफारिशें निम्नलिखित में से कौन कौन सी हैं? तो सरकारिया आयोग जो है अंतर्राज्यीय परिषद के लिए स्थापित किया गया था। अब इसकी सिफारिशें देखते हैं। तो पहला जो है, एक स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित की जानी चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्रियों की सलाह भी ली जानी चाहिए। सरकारी आयोग जो है इन्होंने ये अनुशंसा की थी अपनी रिपोर्ट में। समवर्ती सूची पर कानून बनाते समय केंद्र को राज्य से परामर्श करना चाहिए, ये भी सरकारी आयोग में बात कही गई थी। ठीक है, तो उपरोक्त सभी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
अब हम देख लेते हैं सरकारिया आयोग की जो मुख्य मुख्य बातें हैं, एक बार उनको देख लेते हैं, क्योंकि इसके अलावा भी और भी बहुत सारी अनुशंसाएं की गई थी। तो सरकारिया आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1983 में, RS सरकारिया की अध्यक्षता में। उन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम क्या पड़ गया? सरकारिया आयोग। ठीक है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? अंतिम रिपोर्ट 1988 में दी थी, और जिसमें कि केंद्र राज्य संबंधित 247 सिफारिशें की गई थी। ठीक है, जो अति केंद्रीकरण के विरुद्ध थी। सरकारिया आयोग की जो सिफारिशें हैं, समवर्ती सूची पर कानून बनाते समय केंद्र को राज्य से परामर्श लेना चाहिए, राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्रियों से सलाह लेनी चाहिए। ये बातें हम 2 ऊपर पढ़ चुके हैं। निगम कर की शुद्ध आय राज्यों के साथ साझा की जानी चाहिए। राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित होना चाहिए, ये बात भी कही गई थी। बहुमत होने पर वह मंत्रिपरिषद को खारिज नहीं कर सकता है, ये एक मुख्य बात थी सरकारिया आयोग की। राज्य के मंत्रियों के खिलाफ जांच आयोग की स्थापना केवल संसद की मांग के बाद ही की जा सकती है। किसी भी विशिष्ट उद्देश्य को छोड़कर केंद्र द्वारा आयकर पर अधिभार नहीं लगाना चाहिए। भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त को सक्रिय किए जाने की बात की गई थी, और अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित की जानी चाहिए, ये एक मुख्य बात बताई गई थी इसमें सरकारिया आयोग में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसके अंतर्गत है, या अंतर्राज्यीय परिषद किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 263 के अंतर्गत आता है। तो ये अनुच्छेद भी हमें याद रखना है। ठीक है, और ये बातें और भी आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको रीड कर लेना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के तहत उल्लिखित मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। कितने हैं? कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इनिशियली 10 थे, लेकिन 86वां संविधान संशोधन जब हुआ था, जिसके द्वारा शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, जोड़ा गया था। मूल अधिकारों में 21A में जोड़ा गया था, और इसके साथ साथ किस में जोड़ा गया था? DPSP में, और मौलिक कर्तव्यों में भी इसको जगह दी गई थी। ठीक है, तो उसके बाद जब संशोधन हुआ तब 11 हो गए। मूल रूप से मौलिक कर्तव्य जब जोड़े गए थे तो कितने थे? 10 थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये है ऑप्शन नंबर 3, निजी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए और हिंसा को भड़काना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। अल्पसंख्यकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला क्या है कथन? भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, ये सही बात है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द की कोई भी परिभाषा नहीं दी गई है, तो ये सही है। अगला क्या है? अनुच्छेद 29 यह प्रदान करता है कि भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के पास किसी भी हिस्से की अपनी एक अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसको संरक्षण करने का अधिकार। अनुच्छेद 29 यही बात कहता है, तो अनुच्छेद 29 वाली जो बात है ये भी सही है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अनुच्छेद 29 केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को संरक्षण देता है, ये गलत है। इस तरीके की कोई भी बात नहीं कही गई है अल्पसंख्यकों के बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। 1914 में मांडले जेल से रिहा होने के बाद बाल गंगाधर तिलक ने निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सा कार्य किया था या किए थे? ठीक है, उन्होंने होम लीग आंदोलन शुरू किया। दूसरा क्या है? उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गर्मपंथियों के प्रवेश के लिए प्रयास किए। तो पहले वाला तो सही है, होम लीग रूल उन्होंने रिहा होने के बाद शुरू किया था, लेकिन दूसरे वाला जिसमें गर्मपंथियों के लिए INC में प्रयास किए, उनके प्रवेश के लिए, गर्मपंथियों के लिए, तो ये बात सही नहीं है। ठीक है, तीसरा क्या है? भारत में हिंसक क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए अपने समर्थन का दावा किया, तो ये वाली भी बात सही नहीं है। केवल 2 बातें सही हैं, पहला और दूसरा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक रूप से अविकसित देशों का सूचक नहीं है? तो प्राथमिक क्षेत्र में श्रम शक्ति का निम्न अनुपात ये अविकसित देशों का सूचक नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सिद्धू और कान्हू का नेतृत्व कौन से आदिवासी विद्रोह में था? तो सिद्धू और कान्हू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित की समस्या को हल करने के लिए गोल्डन चावल को बीटा कैरोटीन उत्पादन करने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित किया गया। ये बीटा कैरोटीन है। ठीक है, तो जो गोल्डन राइस होता है
उसको आनुवांशिक रूप से संशोधित किया गया, जिससे कि उसमें बीटा कैरोटीन विटामिन ए जनरेट करता है, जो कि अंधेपन को और रतौंधी को कम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अंधापन और अकाल मृत्यु, ऑप्शन नंबर 4। अब इसके बारे में थोड़ी फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। गोल्डन राइस आमतौर पर चावल का एक आनुवंशिक रूप से संशोधित चावल है। इसमें बीटा कैरोटीन होता है, जो कि विटामिन ए का अग्रगामी है। ठीक है, ये फूड फोर्टिफिकेशन कार्य नीति जो है उसी का एक हिस्सा है, और ये जो चावल है विटामिन ए की कमी वाले क्षेत्रों में उगाए जाते हैं और उधर ही खपित किए जाते हैं। ठीक है, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनॉल होता है, ध्यान रखिएगा। इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से जिसे हम लोग रतौंधी कहते हैं, जिसका कि नाम है निक्टालोपिया। ठीक है, रात का अंधापन कहा जाता है। रात में खराब दृष्टि से पीड़ित हो जाता है कौन? मरीज। गोल्डन राइस का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो ये याद रखना, गोल्डन राइस का विकास इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ईरी के द्वारा किया गया था। और ये कहाँ पर है? ये मनीला फिलीपींस में है, ये बात भी ध्यान रखना, इसका हेड ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ता है? ज्वालामुखी क्रिया, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण और कार्बनिक पदार्थों का क्षय। तो देखिए, इनमें से जो सही आंसर होने वाला, एक ज्वालामुखी क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, दूसरा श्वसन से, ठीक है, और कार्बनिक पदार्थों के क्षय से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती नहीं है, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं हरे पौधे और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो 1, 2 और 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1, 2 और 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध के दौरान मराठा शासक कौन थे? तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। और उस समय जो मराठा शासक थे वो कौन थे? बालाजी बाजीराव थे। और इस युद्ध का जो नेतृत्व है किसने किया था? सदाशिव भाऊ ने किया था, ये बात भी ध्यान रखना। ये मराठा साम्राज्य का एक उत्तरी बल का अभियान था और किसके खिलाफ लड़ा गया था? अफगानिस्तान का जो अहमद शाह अब्दाली था उसके खिलाफ लड़ा गया था। ठीक, ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा तथा खानकाह के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था। तो ये गलत है। फतेहपुर सीकरी जो है लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है और खानकाह भी, वहाँ पर सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग कहीं भी नहीं हुआ। सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? हुमायूं के मकबरे में हुआ था। अगला देखते हैं, लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाज़ा में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ है। तो ये दोनों ही गलत हैं। तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा ये होगा ना तो 1 ना ही 2, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश रासायनिक धुंध के निर्माण में योगदान नहीं करता है? तो देखिए, जो प्रकाश रासायनिक धुंध है जिसे कि हम स्मॉग बोलते हैं, उसमें SO2 निर्माण नहीं कर अपना योगदान नहीं देता है। SO2 जो योगदान देता है किसमें देता है? सल्फर डाइऑक्साइड। जो बारिश होती है, ठीक है, बारिश में घुल के क्या बनाता है? ये बारिश के साथ, जल के साथ क्रिया करके HNO3 बनाता है और अम्ल वर्षा में सहयोग करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्मॉग किस तरीके का प्रदूषक है? स्मॉग जो है ये सेकेंडरी टाइप का या द्वितीयक टाइप का प्रदूषक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन दीन इलाही या तौहीद इलाही में शामिल होने वाला पहला हिंदू था? तो बीरबल ऐसे पहले हिंदू थे जिन्होंने दीन इलाही को स्वीकार किया था। दीन इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, कौन सा सही ढंग से सुमेलित है ये हमें बताना है। तो पहला है श्री शैलम भगवान मल्लिकार्जुन को समर्पित है, ये पहला वाला सही है। ओंकारेश्वर एक मंदिर है, किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है। बृहदेश्वर विष्णु को समर्पित नहीं है, ये भी शिव को समर्पित है। ठीक है, तो तीसरा गलत है, केवल 1 और 2 सही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। बृहदेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? ये राजराजेश्वर के द्वारा बनवाया गया था। ये हिंदू मंदिर है जो कहाँ पर अवस्थित है? कावेरी के तट पर अवस्थित है, जिसे तमिल राजा चोल ने बनवाया था, चोल प्रथम ने, ठीक है, जिनका नाम क्या था? राजराजेश्वर। और ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है, ये बात भी ध्यान रखना।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हमें बताना है। तो जून 1540 में बक्सर के पास चौसा में अफगान शासक शेरशाह सूरी के द्वारा हुमायूं की सेनाओं को हराया गया था। अगला क्या है, फारसियों की मदद से हुमायूं ने 1545 में कंधार और काबुल पर कब्जा कर लिया, लेकिन फारस को कंधार सौंपने से इनकार कर दिया। तो देखिए, जो दूसरा वाला कथन है ये सही है, ठीक है, हुमायूं ने नहीं, लेकिन पहला वाला जो कथन है ये गलत है। तो इसलिए हमारा जो क्वेश्चन का आंसर बनेगा, फारसियों की मदद से हुमायूं ने 1545 में कंधार और काबुल पर कब्जा कर लिया था। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, केवल 2। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक तरफ आपको देश दे रखे हैं, दूसरी तरफ राजधानी। अभी इन्हें हमें मैच करना है। तो अब म्यांमार की राजधानी यंगून हो जाएगी, ठीक है, 4 से मैच कर दीजिए। कंबोडिया की राजधानी क्या हो जाएगी, नाम पन्ने हो जाएगी, ठीक है। वियतनाम की हो जाएगी हनोई। आप आ जाइए। वियतनाम की राजधानी, हाँ ठीक है, हनोई हो जाएगी। और लाओस की वियंतियाने। ऑप्शन नंबर 2 से इसको मैच कर दीजिए। ये हो गई इस तरीके से मैचिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब यहाँ पे एक कथन है, एक कारण है। अब इसी के आधार पर हम अपने क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। तो कथन क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात ज़्यादातर महासागरों की पश्चिमी सीमाओं पर बनते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, जो महासागर हैं उनकी पश्चिमी सीमाओं पर बनते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। गर्म जल 26 से 27 डिग्री जिसका टेम्परेचर होता है की गहराई को महासागर समुद्र की सतह से 60 से 70 फीट तक विस्तार करना चाहिए, ताकि पानी के भीतर गहरी संवहन धाराएं मंथन ना करें और नीचे के ठंडे पानी को सतह के पास गर्म पानी के साथ ना मिलाएं। तो ये दोनों ही कथन, अभिकथन और कारण सत्य हैं, और आर क्या है, एक ही सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है। तारों का टिमटिमाना वैसे तो प्रकाश के किसके कारण होता है, स्कैटरिंग के कारण होता है, लेकिन इस तरीके का कोई ऑप्शन ही हमारे पास इस क्वेश्चन में नहीं है। तो यहाँ पर तारों की अधिक दूरी और हवा के घनत्व में उतार चढ़ाव। हवा के घनत्व में जब उतार चढ़ाव होता है तो जो लाइट होती है वो स्कैटर हो जाती है, ठीक है। इसी वजह से तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। दिल्ली के महरौली में लौह स्तंभ में किसकी उपाधियों का वर्णन मिलेगा। तो दिल्ली का जो महरौली का लौह स्तंभ है, जो कि कुतुब मीनार के परिसर में अवस्थित है, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। और उस लौह स्तंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियां जो भी हैं वहाँ पर उनको दर्ज किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक तरफ झीलें हैं, दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति है। तो पुलिकट कहाँ पर मिलेगी, आंध्र प्रदेश में मिलेगी पुलिकट झील। वुलर झील आपको मिलेगी जम्मू कश्मीर में, ये ताजे पानी की झील है। लोनार झील महाराष्ट्र में है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए लोकटक आपको मणिपुर में मिलेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद के हैं। तो शतपथ और तैतरीय जो है यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद कौन है, ऋग्वेद, ये भी ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में हर साल बटेश्वर मेला लगता है। तो आगरा में हर साल बटेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे और बाकी के आगे के जो क्वेश्चंस हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। पढ़ते रहिए, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।